हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कंबशन के बारे में आपको पता ही है कि बेसिकली हम इसको इस बात से भी डिवाइड कर सकते हैं कि किस स्पीड से या किस रेट से कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न हो रहा है। सो ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक्स, एक सेकेंड रुकिए, हाँ। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव। यानी आपके घर में जो गैस होती है, जब मम्मी, आपने देखा होगा अभी चाय बना रही है, खाना बना रही है, तो गैस ऑन करती है, जैसे वो लाइटर उसके पास लेके आते, एक छोटी सी स्पार्क से एकदम से गैस जल जाती है। ठीक है। सो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। आपको क्या करना है, जो नॉब होता है जिससे आपकी गैस जलती है उसको चलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है। अच्छा, ये खुद नहीं करना है ऑब्वियसली, ये आपको कैसे करना है, पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे चलाना है, इस चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स के सामने ये सब चीजें करना। सो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब हम गैस जलाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गैस होती है ना, बहुत ही जल्दी से बर्न होती है। इट बर्न्स रैपिडली, क्विकली बर्न होती है। ठीक है। एंड यहां पर क्या होता है ना, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ठीक है। मतलब रैपिड को अगर आप बोलोगे कि जो शॉर्ट स्पैन में बहुत जल्दी जो बर्न कर जाती है, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो बर्न करती है, दैट इज योर रैपिड कंबशन। ठीक है। एंड ये जो कंबशन है, ये बहुत ही कंप्लीट होता है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट कह सकते हो, पूरी तरह से चीजें बर्न होती हैं एंड ज्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड ये आपका एक एग्जाम्पल है रैपिड कंबशन का। कोई एग्जाम्पल पूछ रहा है तो एलपीजी गैस, जो भी गैस स्टोव के बारे में बात हो रही है, इसके जो बर्न होने को भी हम लोग रैपिड कंबशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट में आते हैं। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे कंबशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपने कोई सोर्स नहीं प्रोवाइड कराया। जैसे यहाँ पे तो आपने खुद लाइटर जलाया तब वो जला ना, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली रूम टेम्परेचर पे बर्न हो जाती है। ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेज लाइक देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। और ये जो कंबशन है जिसमें एक मटेरियल सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम्स में, कई बार अपने आप आग लग जाती है। ठीक है। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, यानी किसी बाहर से किसी आग लगने वाला कोई कारण नहीं है, अपने आप ही वो सब्सटेंस बर्न होना शुरू कर दे, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा, इसका एग्जाम्पल जैसे इसका एलपीजी गैस था, इसका आप मान सकते हो कि फॉस्फोरस का बर्न होना। ठीक है, क्या होना? फॉस्फोरस का बर्न होना, वो इसके अंदर आ जाता है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि हम कुछ लेके आ रहे हैं, अपने आप वो बर्न हो सकता है। इसकी मैं इक्वेशन भी आपके सामने लिख देती हूं, बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। सो ये आपका, और एनर्जी तो हर बार प्रोड्यूस होगी ही, लाइट एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो, ये आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया। इसमें कई बार डिफरेंस पूछ लेता है पेपर में, रैपिड और आपका जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है उसके बारे में बताइए। एक तरह का और आपका कंबशन होता है, दैट इज योर एक्सप्लोजन, जिसमें आपका कोई भी चीज जो एक्सप्लोजन होती है, मतलब एकदम से आग लगना, जैसे पटाखे में आग लगता है और आवाज आती है बहुत ज्यादा। ठीक है। यानी वो हीट, लाइट एंड इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज, वो आपका एक्सप्लोजन में देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे आएंगे, एक्सप्लोजन के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइन। यानी कोल माइन आपको पता है जहां से हम लोग कोल निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको स्पॉन्टेनियस के बारे में क्या बताया था? स्पॉन्टेनियस कंबशन में कोई भी चीज अपने आप आग पकड़ लेती है। मतलब आप उसे बाहर से कोई सोर्स नहीं दे रहे हो, वो अपने आप आग पकड़ लेगी। एंड ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोल माइन जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे कोल ने अपने आप ही, कोल माइन में आग लग गई, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया, पूरी की पूरी कोल माइन जल उठी, क्योंकि वो है तो क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। कई बार बहुत गर्मी से या सन की लाइट से ना, ये स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आ जाती है, लग जाती है पूरे जंगल के अंदर। हाउ एवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो आपकी फॉरेस्ट फायर है, वो ह्यूमन बींग की केयरलेसनेस की वजह से होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। कई लोग क्या करते हैं ना, घूमने जाते हैं, उन्हें दिखता है भाई जंगल है, वहां पे मैगी बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, और वहां पे आग लगी छोड़ देते हैं। वो हल्की सी अगर एक चिंगारी भी वहां लगी रह गई और आग पकड़ ली तो पूरा जंगल जल सकता है। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना है
ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन है कि रैपिड कंबशन है कि एक्सप्लोजन है, बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके स्कूल्स में एमसीक्यू दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन तो पक्का बैठता ही बैठता है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, यानी जब भी कई फेस्टिवल्स आते हैं, कोई खुशी का उत्सव होता है, लोग पटाखे जलाते हैं। जब एक क्रैकर इग्नाइट किया जाता है, एक पटाखा जलाया जाता है, तो एक सडन रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसे में इवोल्यूशन ऑफ हीट देखने को मिलता है, लाइट एंड साउंड देखने को मिलता है, एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में और वो रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, ये तब भी हो सकता है अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे क्रैकर के ऊपर। ये चीज समझ में आई? सो ये आपका बेसिकली एक्सप्लोजन। अच्छा, अब बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्या है वो बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। सी, बेसिकली अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़े, लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हम लोग कंबशन रिएक्शन को देखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो और सफिशिएंट अप्लाई, मतलब प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, ठीक है, वो जो भी चीज है वो अच्छे से बर्न हो रही है, तो दैट इज योर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, वाटर एंड हीट, मतलब हर चीज प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, एंड दैट वुड बी योर कंप्लीट कंबशन। लेकिन एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं होती है। इनकम्प्लीट में आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं होती है, वो चीजें बर्न मतलब प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसे में एक प्रॉब्लम होती है, कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम क्या हो गया, अगर कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होगी तो क्या हो गया? कार्बन मोनोक्साइड इज अ डेंजरस गैस। आपने कई बार देखा होगा लोगों के घर में, घर बंद था, कुछ कहीं पे आग लगी या फिर कहीं पे भी कोई चीज जलती रह गई, एंड दे डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में जल्दी मिल जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ये पहले मिल जाती है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि, और इनकम्प्लीट क्यों रही ऑक्सीजन, क्योंकि गेट बंद थे तो ऑक्सीजन प्रॉपर आ नहीं पाई, बस बर्न होता रहा, ऑक्सीजन सप्लाई मिलती नहीं रही। खुले में कोई एकदम कार्बन मोनोक्साइड से नहीं मरेगा, अगर एकदम खुले आसमान के अंदर है, वहां पर अगर आपने थोड़ा सा कुछ जलाया है और अब जितना एक कमरे में आप जला रहे हो, तो ये चीज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो ये आपको एक टाइप का और कंबशन बता दिया गया है साथ में। नाउ वी विल डिस्कस फ्लेम। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसमें से कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी मतलब जो आपके घर में गैस होती है ना, खाने बनाने वाली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी फ्लेम को आपको ऑब्जर्व करना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? अब आप एलपीजी की फ्लेम देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो ब्लू कलर की दिख रही है। आप कैंडल की फ्लेम देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो येलो कलर की दिख रही है। अब इसके पीछे कलर में डिफरेंस क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे, बट इसने यही बोला है कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस देखें तो आपने एक 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन जलाया था, ठीक है, तो वो बर्न हो रहा था। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये येलो फ्लेम दिखा रहा है, ये एलपीजी गैस, ये ब्लू मतलब फ्लेम दिखा रही है। ठीक है, ये समझ में आया? फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैंप, यहाँ पे कैरोसिन लैंप की फ्लेम देखिए। बंसन बर्नर ये वाला है, बंसन बर्नर लेबोरेटरी में होता है, हमारी केमिस्ट्री की लैब में बड़े आराम से मिलेगा, ये आपको बायोलॉजी में भी मिल सकता है। और ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये आपका नॉर्मल कैंडल का फ्लेम है। तो उसने कहा ये आप कर सकते हो एक्टिविटी, पेपर में ऐसे लिखने को तो नहीं आएगा कि क्या करना है, बट ऑब्वियसली क्यों, क्या, कलर कैसे है वो समझने बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ाऊंगी और बहुत डिटेल में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना है इसको। लाइट अ कैंडल, कॉशन बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखिए। होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे कोई फोटो हो तो क्लियरली दिखाती हूँ, रुको। सो बेसिकली ये एक फ्लेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैक्स कैंडल जल रही है। ये आपका सबसे इनर मोस्ट वाला जोन है, जहां पे आप उसको बोल सकते हो ब्लैक जोन। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला जोन है दैट इज, सॉरी, सबसे बाहर वाला नहीं, बीच वाला जोन है, जहां पे आपका येलो जोन है।
और सबसे आउटर वाला जोन आपका ब्लू जोन होता है। अगर आप कभी कैंडल जला के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा उसको, लेकिन ऐसे नहीं कि आप देख के बोलोगे येलो है, बट आप बहुत क्लियरली देखोगे तो आपको पता चलेगा अंदर ब्लैक है, फिर येलो है, फिर आपका ब्लू है। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं आपने ये टोंग लिया, ठीक है, उसके बाद आपने टोंग से उसको पकड़ा ग्लास ट्यूब को, और उसको ना आपको डार्क जोन में लेके जाना है, नॉन फ्लिकरिंग मतलब जो हिल ना रही हो, ऐसी कैंडल फ्लेम की उसमें जोन में लेके जाना है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक्स नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास। आप क्या करोगे, एक लाइटेड मैच स्टिक, ठीक है, एक लाइटेड मैच स्टिक लाओगे, किसमें, अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये ट्यूब है जिसमें स्पेस है, ठीक है, आप समझ रहे हो। ये वाले पोर्शन में आपने क्या किया, इस पोर्शन में आपने ग्लास ट्यूब को लगाया और इधर आप मैचस्टिक लेके आ रहे हो इस पोर्शन में। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल? इफ सो, व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली। तो बेसिकली जो हीटेड पोर्शन है वहां पे बहुत जल्दी वैक्स मेल्ट हो रही है, और ये क्यों हो रहा है ये भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज पहले आपको कंसेप्ट समझाना जरूरी है। ठीक है, द सब्सटेंस विच वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। देखो फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो वेपराइज होता है, ठीक है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, वो सब्सटेंस जो वेपराइज होता है बर्निंग के टाइम पे वो फ्लेम्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल, molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames। यानी कि जो कैरोसिन ऑयल है और जो molten wax है वो विक से, ये विक होती है, इसको विक बोलते हैं, इससे राइज करता है एंड वेपोराइज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लेम्स बनती हैं। चारकोल एंड कोल दोनों के दोनों वेपराइज नहीं होते, इसीलिए ये कभी भी फ्लेम नहीं देते। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डज चारकोल और कोल डज नॉट प्रोड्यूसेस फ्लेम? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूसेस, और सॉरी, दे डू नॉट वेपोराइजेस एज कंपेयर टू द मटेरियल विच वेपोराइजेस एंड गिव्स फ्लेम। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। रीजन आपसे पूछा जाए कि कोई सब्सटेंस क्यों फ्लेम देता है, क्योंकि वो वेपराइज होता है। जो सब्सटेंस फ्लेम नहीं दे रहा मतलब वो वेपराइज नहीं हो रहा है। एक्टिविटी 4.5 में कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड? ये यहाँ पे वेपर्स आ रहे थे जिसकी वजह से ये बर्न होना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी कराई है इन्होंने। व्हेन द कैंडल फ्लेम्स इज स्टडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो आपका कैंडल फ्लेम जब स्टडी हो, मूव ना कर रहा हो, तो ये क्लीन ग्लास प्लेट लेके आइए, इस तरह से जो लाए हैं ये। उसके बाद आपको ल्यूमिनस जोन में जो लाइट जल रही है, अभी पढ़ेंगे ल्यूमिनस जोन के बारे में, वहां पे लेके आइए। आप देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक इकट्ठा हो गया है, कुछ ब्लैक कलर का कुछ पार्टिकल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको रखा कुछ देर यहाँ पे, फिर हटा के देखा तो ब्लैक हो गया। अ सर्क्यूलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। एक सर्क्यूलर सी ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो जाती है ग्लास प्लेट या स्लाइड पर, और ये क्या शो करती है? It indicates the deposition of unburned carbon particle present in the luminous zone of the flame. So basically, ये क्या है? These are the unburned particles of carbon. Unburned जो जले नहीं वो पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स, जो ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट होते हैं। Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame. यहाँ पे उन्होंने कॉपर वायर पकड़ी है, देखो जरा, ठीक है, कॉपर वायर पकड़ी है और नॉन ल्यूमिनस जोन बार बार वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, आपका अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला जोन जो लाइट नहीं दे रहा है वो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, जो लाइट दे रहा है येलो पोर्शन वो ल्यूमिनस जोन होता है। तो आपको जो पोर्शन लाइट नहीं देता है उस पोर्शन में ये करना है। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए कॉपर वायर को पकड़ो। Notice that the portion of the copper wire just outside the flames get red hot। यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये है और ऐसे बना देती हूँ। दिस इज एक्चुअली नॉट लुकिंग लाइक फ्लेम, बट ठीक है, ब्लू, येलो एंड ये ब्लैक है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि इस पोर्शन में ना पकड़ के कॉपर वायर को आप इधर रखोगे ना, ये दिखता नहीं है पोर्शन, बहुत हल्का हल्का दिखता है, ये जल्दी से गर्म हो जाता है यहाँ पे। सो द थिन कॉपर लॉन्ग वायर जस्ट इनसाइड अ नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम्स गेट रेड हॉट। बाहर वाला पोर्शन एकदम रेड हॉट हो गया। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज हाई टेम्परेचर? तो क्या ये अगर बाहर बाहर रखे इस ब्लू वाले जोन में रखे अगर वो रेड हॉट हो गई, कोई भी चीज यहाँ पे एकदम रेड हॉट हो गई, तो मतलब क्या ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है?
इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो उसने आंसर भी दे दिया, हाँ जी बिल्कुल सही, जो ये ब्लू पार्ट है ये हॉटेस्ट पार्ट है। फिर से बताती हूँ, ये एक पोर्शन लेते हैं, ये एक पोर्शन लेते हैं एंड ये एक पोर्शन लेते हैं। ये अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे इन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं आपको। इस जोन में यू विल फाइंड द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, और ये इनरमोस्ट जोन होता है। बाहर वाला जो मिडल जोन है, ठीक है, बीच में जो आता है, ये येलो कलर का दिखता है। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, मतलब यहाँ पूरी तरह से कंबशन नहीं होता, इनकम्प्लीट कह सकते हो, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। ये येलो जोन होता है, इसको ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ये ल्यूमिनस मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करे। ब्लू वाला तो कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। कभी गैस की जो आपकी लाइट होती है, जो आप एलपीजी जलाते हो, कभी देखा कि वो बहुत लाइट कर रही है? नहीं, बल्कि उसके बगल में कैंडल जला दोगे तो पूरा लाइट ही लाइट हो जाएगी। तो जहां पे भी अनबर्न्ड कार्बन होगा वहां पे आपकी ये इस तरह का येलो दिखेगा आपको। लेकिन ब्लू वाला जो पोर्शन है, आउटर मोस्ट दिस ब्लू पोर्शन, ये ना सबसे ज्यादा हीट मतलब गर्म होता है, लेकिन ये लाइट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंबशन पूरी तरह से हो रहा है, तो कोई भी लाइट आपकी यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, उसको फिट कर लीजिए अपने दिमाग में, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। जो अंदर वाला जोन है दैट इज इनरमोस्ट जोन, दैट इज ब्लैक जोन। ये आप बोल सकते हो कि ये ब्लैक पोर्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे अनबर्न्ड वैक्स पेपर मिलेंगे, ठीक है। मिडल जोन जो है वो येलो जोन है, जो आपको यहाँ पे पार्शियल कंबशन, थोड़ा सा कंबशन होगा। सबसे कम हॉट कौन सा है? अंदर वाला जोन। लीस्ट हॉट है, मॉडरेटली हॉट मतलब जो बीच वाला है, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट है जो बाहर ब्लू वाला है, जहां पे पूरा कंबशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बड़े आराम से यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस पे ना अब ये क्या हो गया, आपको एक चीज समझा दी गई है। अब इस पे टीचर्स कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इसने बोला कि जो बाहर वाला पोर्शन है उसको कोई भी गोल्डस्मिथ जो गोल्ड से रिलेटेड काम करता है, वो एक हल्का सा हवा देता है ताकि आराम से चीजें मेल्ट हो जाए। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन? सिंपल सी बात है, बिकॉज दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट। अंदर का कुछ भी यूज करेगा तो वो उतना हॉट नहीं है जितना बाहर का पार्ट हॉट है, तो वो उसने हॉटेस्ट पार्ट को यूज करा ताकि वो उस चीज को मेल्ट कर सके। क्या ये बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे देख रहे हो, हल्का हल्का उनका वो बाहर वाले पोर्शन को यूज करके उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके फ्यूल्स पे बाद में आएंगे, पहले ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो अभी पहले मुझे बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया? फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए अगर क्लियर हो गया तो। फ्लेम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायग्राम बिल्कुल हार्ड नहीं है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस याद रखना है कि क्या पैटर्न है। नहीं तो अपने घर में भी आप कैंडल जलाकर देखोगे, आपको याद ही हो जाएगा, देख रटना नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस टीचर्स एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए दिमाग में रखिएगा इसको। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल पे आ जाते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये चीज और याद रखनी है कि इसको हम लोग, मैं लिख देती हूँ कहीं आप भूल जाएं, इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन बोलते हैं और उसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, ठीक है। अब फ्यूल की बात करते हैं, व्हाट इज फ्यूल, ठीक है। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बर्न होता है, मतलब कि जो बेसिकली फ्यूल है वो एक सब्सटेंस है जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे? जल के। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन। ये सब क्या है? ये सब आपके फ्यूल्स हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। ये सब्सटेंसेज आपके फ्यूल्स कहलाते हैं। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? जो अवेलेबल हो रेडिली, मतलब जल्दी से अवेलेबल हो, सस्ता हो, इट इज चीप, इट बर्न्स इज। अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्यूल? या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, वो टिक करना होगा। एक गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल तब माना जाएगा जब वो सस्ता हो, आराम से अवेलेबल हो, हवा में बड़े आराम से बर्न हो जाए मॉडरेट एयर में, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। सपोज आपने बहुत बड़ी कोई चीज बर्न करी लेकिन हीट जरा सी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आपका फ्यूल फिर अच्छा नहीं कहलाएगा। एंड यस, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। तो बेसिकली यहां पर मैं बात करती हूँ एलपीजी, जो हमारे घर में गैस सिलेंडर से गैस जलती है, और यहाँ पे चूल्हा मान लीजिए या फिर सिंपल वुड मान लीजिए, जो कई जगह पे एलपीजी फैसिलिट ना होने की वजह से लोग वुड यूज करते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी, एलपीजी जब आप जलाते हो कोई धुआं नहीं निकलता है, अनटिल अनलेस आपने सब्जी ना जला दी हो या दूध ना जला दिया हो। तो वो आपका क्या होता है, एलपीजी जब आप जलाते हो तो बहुत आराम से बर्न होता है, कोई स्मेल नहीं आती, अनटिल अनलेस गैस लीक ना कर रही हो।
तो एलपीजी में यहाँ पे देखिए, चीप तो नहीं है बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग नहीं कर सकते, बट नॉर्मली अगर आप रह रहे हैं शहरों में, कई लोग उसमें से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। रेडिली अवेलेबल मतलब आराम से अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि भैया ढूंढना पड़ रहा है, 4-4 साल 2-2 दिन ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। बर्न होता है बड़े आराम से, आपने गैस जलाई, लाइटर जलाया, बर्न हो गया, ठीक है। एंड जब ये बर्न होता है, क्या ये कोई रेसिड्यू छोड़ता है? नहीं। सो ये एक बहुत ही अच्छा गुड फ्यूल है, क्योंकि ये आपकी कई सारी क्राइटेरियाज को फॉलो करके पूरा कर रहा है। जब मैं वुड ले लेती हूँ दिमाग में अपने, तो वुड का होता है ना, वुड का सबसे पहली बात तो रेडिली अवेलेबल है, ठीक है, चीप है, वो भी ठीक है, बट इजीली बर्न होने में चक्कर ये होता है कि आप उसको देते हो, मतलब उसको आप जलाते हो, कई बार उस पर बार बार फूंक मारनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि जलता रहेगा, लकड़ी डाल दी आपने थोड़े बहुत, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा रेसिड्यू छोड़ता है, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। इतनी स्मोक क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि चीजें बर्न नहीं हो रही है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, और फिर वो जलाओगे तो आपको पता रहेगा कितना धुआं, और वो इतना सारा लकड़ी जलाने पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है, तो कायदे से उसको ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि वो क्यों अनडिजायरेबल माना जाता है। सो देर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको आप एकदम आइडियल फ्यूल कंसिडर करो। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम, जिसे कहना चाहिए, देखें समझें कि कौन सा फ्यूल है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। एंड ऑब्वियसली फ्यूल्स डिफर इन कॉस्ट, लकड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी, पेट्रोल महंगा मिलेगा, ठीक है, या फिर आप ये मान लीजिए गैस महंगी है, लकड़ी सस्ती है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सो बेसिकली ये बात है, कोई भी आइडियल फ्यूल तो नहीं है कि जो सारी क्राइटेरिया फॉलो करे। चीप जैसे अब पेट्रोल कह रही हूँ, सिलेंडर एलपीजी बहुत सस्ता तो नहीं है, जितना फ्यूल लकड़ी मिल जाएगी आपको आराम से, उतना आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या है, ये मतलब ऐसा क्राइटेरिया जो सब कोई फॉलो नहीं कर सकते, आइडियल फ्यूल तो होता ही नहीं है, बट यस उसके आसपास पहुंच सकते हैं, राइट। सो आई होप ये फ्यूल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल के बारे में, ठीक है। सॉलिड में जैसे सपोज एक एग्जांपल आपका कोल का हो गया, यहीं पे हम लोग वुड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउ डंग होता है, वो लिख सकते हैं, जो गाय के उपले होते हैं ना, वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। वुड हो गया, कोल हो गया। अब लिक्विड फ्यूल में आपका कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये आपके क्या हो गए, ये आपके लिक्विड फ्यूल हो गए। गैसेस की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल गैस, उसके अलावा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, बायोगैस हो गया, ये सारी चीजें आपकी टाइप्स ऑफ फ्यूल में आ जाती है। कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है एक नंबर का। अब आते हैं इस पे फ्यूल एफिशिएंसी पे। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने आपको बोला बेटा आपको एक भिगोना पानी गर्म करना है, भिगोना मतलब है कैसे बीकर होता है, आई होप आपको पता हो, घर में जो जिसमें दूध दूध उबालते हैं। सो बेसिकली वो आपको मैंने बोला कि बेटा ये आप करिए बॉयल, तो अब आप क्या चूज करोगे, काउ डंग यूज करोगे, कोल चूज करोगे, या एलपीजी चूज करोगे? ठीक है, आप बोलोगे मैडम जो अवेलेबल होगा वो करेंगे, बट फिलहाल आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आप इसमें से कोई चीज यूज करोगे, खुद बताओ, सोचो, 5 सेकंड लेके सोचो। ऑब्वियसली आप लोग एलपीजी यूज करोगे, वाई? आपको भी पता है हैसल फ्री सिचुएशन है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जलाना है, भिगोना, उस पर रखना है, और बड़ी जल्दी बिना धुआं फैलाए बड़े आराम से बर्न होगा, ठीक है। अब आप रीजन भी मैंने खुद ही दे दिया आपको कि क्या रीजन है। सो ये बेसिकली क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये इतना अच्छा फ्यूल नहीं है, ये इतना अच्छा फ्यूल नहीं है, ये इतना अच्छा फ्यूल है। तो ये चीज हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के थ्रू कि कौन सा कितना एफिशिएंट है। जैसे 2 बच्चे हैं सपोज, ए और बी। ए बच्चा कोई काम 5 घंटे में कर रहा है और ये बच्चा 2 घंटे में कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये एफिशिएंट है, जल्दी काम कर रहा है बच्चा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नहीं आएंगे कि वो बच्चे का रीजन क्या है, सब कुछ सेम है, इनका मेंटल लेवल सब कुछ, हार्ड वर्किंग वगैरह ले लो यहाँ पे आप। तो बी बच्चा जल्दी जल्दी काम निपटाता है, मेहनत करके फटाफट से। ये बच्चा थोड़ा सा लेजी है, तो ये 5 घंटे लेता है, तो आप बोलोगे ये बच्चा एफिशिएंट है। तो ऐसे ही फ्यूल में हम बोलते हैं एलपीजी बड़ी एफिशिएंट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, क्वेश्चन आता है ये भी पेपर में, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन से, किसका, 1 kg ऑफ फ्यूल जो जिसका कंप्लीट कंबशन होने पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। 1 kg फ्यूल तीनों ले लिए, 1 kg काउडंग, 1 kg कोल, 1 kg एलपीजी, मतलब मैंने उसको केजी में बोल दिया। जो सबसे ज्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा हो। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, वो हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, जिसे बोलते हैं किलो जूल पर केजी। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है,
टीचर्स का कुछ नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर ऐसे बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, छोटा टॉपिक ऐसा नहीं है कि एकदम ही खत्म कर दो। सो बेसिकली जो जितना अच्छा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छे से बर्न करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के लिए, सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं फ्यूल्स किसकी होगी, यहाँ पे है ही, सॉरी आपको दिमाग भी नहीं लगाना, ये रहा। तो यहाँ पे देख के बताइए सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। सबसे अच्छी जो है वो हाइड्रोजन, इतनी अच्छी है कि बहुत घर में तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का सा बर्न लग के मतलब विस्फोट हो सकता है। तो इसको जो हमारे रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं इन सब में हाइड्रोजन बहुत यूज होता है। ठीक है, काउ डंग देख लीजिए कितनी कम कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब बहुत सारा बर्न करोगे किलो किलो, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। एलपीजी काफी अच्छा है, सीएनजी अच्छा है, देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाकियों में। वुड और काउडंग वगैरह का बहुत कम है, क्यों? बिकॉज कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है, कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर देते हैं इसके बाद इस चैप्टर को। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखो, जो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन है ना, जितना ज्यादा हम लोग फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक जना ही कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। सबसे पहली चीज तो वही बोलती है कि जब भी ये चीजें बर्न होती है ना, तो ये एक चीज प्रोड्यूस करती हैं जिसको बोलते हैं अनबर्न कार्बन, यानी वो कार्बन जो बर्न ना हुआ हो वो प्रोड्यूस करती हैं। एंड ये चीजें क्या करती हैं? डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं सच एज अस्थमा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबशन होना, ढंग से कंबशन ना होना इन फ्यूल्स का, उससे सीओ कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ही जहरीली पॉइजनस गैस है। ये डेंजरस है क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया ना, कोल अगर एक बंद कमरे में बर्न कर दिया तो आपकी सीओ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, CO2 नहीं होगी, CO2 तो उसकी जगह सीओ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करती है? ये उसी पर्सन की डेथ कर सकती है, मतलब उस पर्सन को मार सकती है जो उस रूम में सो रहा हो और उसे पता ही ना हो कि गेट बंद है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते भी हैं, इसलिए मना किया जाता है कि कभी भी आपको अपने बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए अगर कोल वगैरह चल रहा है या कुछ भी ऐसा है तो। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, CO2 बैलेंस करने में मदद करता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया है। तो कंबशन जो है मोस्ट फ्यूल का, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है इन्वायरमेंट में। एंड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा। इट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा? इट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? राइज इन टेम्परेचर, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का। सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। हमारी हीट रेज जो होती हैं, ठीक है, सन रेज जो होती हैं, वो हीट लेके आती हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, अब वो आती हैं, वो बात रेज आके फिर एस्केप भी कर जाती है। लेकिन जब CO2 इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो रेज अंदर आती हैं लेकिन एस्केप नहीं कर पाती। तो इसके चक्कर में यहाँ पे हीट बढ़ने लगती है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि CO2 कम किया जाए। तो ये इस फ्यूल्स के बर्न होने से CO2 तो प्रोड्यूस होता ही है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, यानी कि अगर आप इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पूछोगे, बहुत सारे हैं। पोलर ग्लेशियर्स, पहले जो ग्लेशियर्स थे वो पानी बन चुके हैं, सी लेवल बढ़ चुका है, कितने सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने लग गए हैं। एंड लो लाइन कोस्टल एरियाज हो सकता है पूरे डूब जाएं, क्योंकि पहले वाटर लेवल इतना था, अब इतना हो गया। और यहाँ पे किसी का घर था वो तो डूब ही जाएगा ना। ठीक है, एंड एक और चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। जब आप कोल एंड डीजल्स को बर्न करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है, मतलब ये आपको मतलब कहते हैं परेशान कर दे एकदम, वो गैस है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो CO2 को इससे ब्लेम नहीं करना है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हुए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। इनफैक्ट कई सारे सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन क्या होते हैं ना, वो पानी में मिल जाते हैं रेन वाटर में, एंड एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और यही एसिड रेन होती है। मतलब सपोज हवा में है, पानी के साथ जब पानी की बूंदे गिरी तो इनके साथ मिलके आ जाती हैं, तो ये डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक एसिड बन जाते हैं, इसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा भी है, आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में, पोल्यूशन वाले में भी। ये हमारे ना
खराब कर देते हैं जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल खराब हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस की वजह से। इनफैक्ट एसिड रेन से बहुत सारे मार्बल्स खराब हो जाते हैं। एक दो दिन में नहीं फर्क पड़ता, लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर से फर्क पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो अपनी तरफ से फ्यूल का यूज कम किया जाए जहां पॉसिबल हो। इसका मतलब ये नहीं घर में खाना बनाना बंद करना है, बट जहां जहां पॉसिबल है फ्यूल को कम से कम यूज करें। डीजल्स एंड पेट्रोल को यूज करना है एज फ्यूल्स, ठीक है, जो कि सीएनजी से रिप्लेस हो सकता है। मतलब आप क्या करोगे, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको यूज करो, ना कि पेट्रोल एंड क्या कहते हैं डीजल को, बिकॉज इससे बहुत सारा अनबर्न पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन ये क्लीन होता है, ठीक है। एंड बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। समझ में आई बात ये? इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए इस पार्ट के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड सारी वीडियोस आपको, ये जो भी मैं साइंस की अभी बना रही हूँ इस साल, साइंस 8 साइंस 2023 की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको कंटेंट काम का मिलेगा। एंड कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।